हेलो गाइस। तो आज हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस तो बहुत है हमारी लाइफ में। कोई भी चीज़ हम फेंकते हैं, ऐसे जेंटली ड्रॉप करते हैं तो नीचे तो जाता है। तो क्यों जाता है? ग्रेविटेशन के वजह से जाता है। ठीक है। ये ग्रेविटेशन अगर हम देखें, ग्रेविटेशन है क्या? एक मैटर की प्रॉपर्टी है जिसमें हर मास एक दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। हर मास एक दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। ठीक है। अब इस पे न्यूटन ने लॉ दिया था, जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। उसने कहा था कि हर मास एक दूसरे मास को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। सपोज डिस्टेंस इन दोनों के बीच आर है, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो यहां से अगर हम कंबाइन करें तो m1 m2 बाई आर स्क्वायर हो जाता है। प्रोपोर्शनैलिटी हम हटाते हैं, ये आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 हो जाएगी। और जो आप अगर यूनिट देखेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस फोर्स में ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये मासेस हो गई हमारी, और ये इनके बीच का डिस्टेंस हो गया। तो इसमें कोई भी चीज ऐसा हमें नहीं दिख रहा है जो मीडियम के हिसाब से चेंज हो। सपोज ये अगर आपने एयर में रखा हुआ है, इसको अगर आप वाटर में रख देंगे तो भी क्या होगा? फोर्स इतना का इतना ही आएगा। ठीक है। तो ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये क्या होता है? मीडियम इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? मीडियम इंडिपेंडेंट। मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है ये फोर्स। ठीक है। तो इस लॉ को, पर्टिकुलर लॉ को जो है, ये हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें इसने फोर्स के बारे में बताया है। तो फोर्स मीडियम इंडिपेंडेंट तो होता ही है, इसके साथ साथ ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स भी होता है। ठीक है। लॉन्ग रेंज फोर्स भी होता है ये और हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अब इस पे एक क्वेश्चन करेंगे। सपोज सपोज मास है, दोनों इक्वल मास है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है? आर। तो फोर्स कितना लगेगा? जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अगर हम इसमें 1/3 मास यानी m/3 माइनस कर देते हैं, और इसमें 1/3 यानी m/3 ऐड कर देते हैं, बेसिकली ट्रांसफर हो गया, इससे इसमें मास ट्रांसफर हो गया। डिस्टेंस हमारा वही रहेगा r। तो अब जो न्यू फोर्स होगा वो कितना होगा? न्यू फोर्स होगा वो कितना होगा? तो इसको देखते हैं। m में से आप m/3 अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो कितना आता है? 2m/3। और ये कितना आएगा? 4m/3। डिस्टेंस तो r ही है, तो क्या करेंगे? 2 4 जा 8, 8/9 gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और ये जो आपको gm स्क्वायर बाई आर स्क्वायर दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है? f। क्या दिख रहा है? f। कितना हो गया? 8f/9। ठीक है। ये तो अपना फोर्स था।
अब आगे आता है, जहां भी देखिए फोर्स होगा ना तो फील्ड भी होगा, क्योंकि हर फोर्स का एक लिमिटेड रीच आउट होता है जहां तक वो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, एंड दैट लिमिटेड रीजन इज नोन एज फील्ड। अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करें तो जहां ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा है वो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करें तो जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो जितने रीजन तक आपको मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, आपको इन द सेंस किसी दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल को फील हो रहा है, तो दैट फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, यहां डेफिनेशन पढ़ाने नहीं आया हूं, बस आप ये समझ लीजिए कि अगर यहां पे कोई मास है, इसकी फील्ड यहां तक है, इसको तो सबसे पहले बोलेंगे सोर्स मास, क्योंकि इसने फील्ड को बनाया है। यहां पे कोई दूसरा मास आ गया, इसको बोलेंगे टेस्ट मास। क्या बोलेंगे? टेस्ट मास। इन दोनों के बीच की दूरी है r। तो ये जो टेस्ट मास है कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? Gm m0 बाई आर स्क्वायर। तो ये अगर इसका फील्ड है, टेस्ट मास यहां तक तो फोर्स फील कर रहा है, लेकिन जैसे ही यहां से आगे बढ़ रहा है फोर्स फील नहीं कर रहा है, तो ये इस सोर्स मास का फील्ड है। इतना क्या हो जाएगा? सोर्स मास का फील्ड हो जाएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो आता है हमारा फील्ड इंटेंसिटी होता है। क्या होता है? फील्ड इंटेंसिटी। ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात हम कर रहे हैं। ये क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बाय टेस्ट मास। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स बाय टेस्ट मास। इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। ये स्ट्रेंथ बताता है। क्या बताता है? स्ट्रेंथ। अब अगर आप इसको इस स्ट्रेंथ को देखेंगे, फोर्स कितना है? Gm m0 बाई आर स्क्वायर बाई टेस्ट मास। अगर हम इसे कट कर लें देन कितना आ जाएगा? Gm बाई आर स्क्वायर। आगे देखेंगे ये बिल्कुल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। अगला टॉपिक वही पढ़ेंगे हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। राइट, ये इंटेंसिटी है। अब इसमें इंटेंसिटी अगर हम देखें, ये हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर। अंदर कोई मास नहीं है, अंदर कोई मास नहीं है, तो इसका रेडियस हो गया r। आपने एक डिस्टेंस लिया x। x या तो ये रेडियस से बड़ा हो जाएगा जब आउटसाइड की बात करेंगे, रेडियस के बराबर हो जाएगा जब सरफेस की बात करेंगे, और इनसाइड हो जाएगा जब रेडियस से छोटा होगा। ठीक है, तो इस केस में मेरा ये तो Gm बाई एक्स स्क्वायर हो गया, और इस केस में Gm बाई आर स्क्वायर हो गया, और इस केस में 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा? कि यहाँ पे कोई मास ही नहीं है, कोई मास नहीं है, तो इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी। अब इसका अगर हम ग्राफ देखें, एक बार फिर कह रहा हूं मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अगर हम इंटेंसिटी वेक्टर की बात करेंगे तो ये पूरा ग्राफ नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो आपको
रेडियस तक तो कोई भी फील्ड नहीं मिलने वाला है, रेडियस पे मिल जाएगा आपको फील्ड और रेडियस के बाद मिल जाएगा। वो भी कैसा फील्ड है? फील्ड जो है डेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स के साथ इंटेंसिटी घट रही है, ठीक है ना। एक्स के साथ इंटेंसिटी क्या हो रही है? घट रही है। ठीक है, ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम हॉलो स्फेयर के बजाय सॉलिड स्फेयर ले लें देन क्या होगा? इसके अंदर तो मास है, तो x अगर बड़ा है रेडियस से तो देन यहाँ पे इंटेंसिटी आपकी वही रहेगी, जी एम बाई एक्स स्क्वायर। एक्स अगर आर के बराबर है तो भी आपकी इंटेंसिटी जी एम बाई आर स्क्वायर। एक्स अगर आर से छोटा है यानी पॉइंट कोई इनसाइड का, ऐसा अंदर का कोई पॉइंट है, मान लीजिए P, देन क्या होगा? इस केस में जी एम एक्स बाई आर क्यूब हो जाएगा, जी एम एक्स बाई आर क्यूब हो जाएगा। जो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी है ना दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, देख रहे हैं। तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन बाहर अगर आप देखें, या तो सरफेस पे देख लें या सरफेस के बाहर आप देख लें, तो दोनों ही केस में डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी। तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये जो पॉइंट है मेरा ये सरफेस पे हो जाएगा क्योंकि चीजें यहीं से चेंज हो रही हैं, ठीक है ना। ठीक है, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी, और हाइट से कैसे इसमें वेरिएशन होगा ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। सपोज कीजिए ये अपना अर्थ है, रेडियस r है और मास ऑफ अर्थ m है। h हाइट पे हमको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे पहले एक इसका सरफेस पे भी देख लें, अगर मास m r और ये आपका m आ गया तो इन दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम एम बाई आर स्क्वायर है। एंड न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल्स टू एम ए भी होता है। यहां पे एक्सेलरेशन अगर हम इक्वेट कर दें तो ये एक्सेलरेशन कितना आ रहा है? जी एम बाई आर स्क्वायर। कितना आ रहा है? जी एम बाई आर स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन क्योंकि ये ग्रेविटी के वजह से, किसके वजह से है? ग्रेविटी की वजह से, तो ये एक्सेलरेशन को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये हमारा सरफेस का है, किस पे है? सरफेस पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम हाइट पे निकाल लें। किस पे निकालने वाले हैं? हाइट पे निकालने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हाइट पे निकालते हैं। ये रेडियस r हो गया, मास ऑफ अर्थ m हो गया, h हाइट पे हमारा मास m है, तो फोर्स तो ग्रेविटेशनल वही रहने वाला है, जी एम एम आर प्लस
एच स्क्वायर, और यहाँ पे हम एफ इक्वल्स टू एम ए ले लें, अगेन इक्वेट करेंगे तो ए कितना आ जाएगा, जी एम आर प्लस एच द होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया जी एम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने बताया था, ग्रेविटी की वजह से एक पर्टिकुलर इसको हम सिंबल दे देते हैं जी। तो जी कितना आ रहा है, आर प्लस एच द होल स्क्वायर। तो अगर आप एच हाइट पे कंपेयर करें यहां से, तो ये कितना है, जी एम बाई आर स्क्वायर, और ये कितना है, जी एम बाई आर प्लस एच द होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर ये बड़ी है तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाएगी। यानी आपको इतना तो आइडिया लग गया है कि सरफेस पे जी बड़ा होता है और हाइट पे जी कम होता है। ठीक है, कितना होता है इसको देख लेते हैं, एक प्यारा सा एक्सप्रेशन आने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा, जी एम ऊपर अगर इसको ले जाएं तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एच माइनस 2। ठीक है, एक चीज इसमें और किया जा सकता है, इसको अगर हम ब्रैकेट ओपन कर लें, 2HR ए प्लस बी द होल स्क्वायर से, तो जी एम आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लें, ये मैंने इसलिए किया कि जी एम बाई आर स्क्वायर आएगा ना, तो जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास, 1 हो गया, एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया, एंड 2h बाई आर। तो अगर आप इसको देखें तो ये हो रहा है a प्लस बी द होल स्क्वायर, एंड दिस वन बिकम g, इसको ऊपर लेके चले जाइए, 1 प्लस एच बाई आर के पावर माइनस, देन बाइनोमियल एक्सप्रेशन से ये हमको मिलने वाला है 1 माइनस 2h बाई आर। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। ठीक है, लेकिन एक चीज और है, इसको ध्यान दीजिए, ये हाइट पे तो है 1 माइनस 2h बाई आर, ये तो है। एक ये जो हमारा इनिशियली आया हुआ था जी एम बाई आर प्लस एच द होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप दोनों ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है, कंपैरेबल अगर है, हाइट जो है मतलब कंपैरेबल है अगर आर से, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर हाइट बहुत ही छोटा है रेडियस से,